मेहनत करके जमीन के एक टुकड़े पर पालक उगाई थी। बड़े बड़े हरे पत्ते लहरा रहे थे। रानो अपने बच्चों के साथ खेत में पानी दे रही थी। बच्चों, मेरी तरफ देखो, ये खुशी का पल है। देखो, हमारी महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। ये जो बड़े बड़े रसीले गहरे हरे पत्ते तुम देख रहे हो ना, ये हमारी सर्दियों में बहुत काम आने वाले हैं। हम इन्हें सिर्फ खाएंगे ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर बेचूंगी, ताकि हम अपने लिए एक बहुत मजबूत और सुरक्षित लकड़ी का घर बना सकें, जिसमें हमें कभी किसी चीज की चिंता ना हो। जी माँ, ये पत्ते कितने ताजे और सुंदर हैं। हम इनकी बहुत देखभाल करेंगे। दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी रानो के खेत को ललचाई नजरों से देख रहे थे। कालू के दिमाग में एक आलसी योजना आई। गौरी, देखो रानो कितनी बेवकूफ है। वो पालक को सिर्फ खाने के लिए उगा रही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम अपना घर लकड़ियों से नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े पालक के पत्तों से बनाएंगे। लेकिन कालू जी, पालक का घर क्या वो टिकेगा? अरे आप चिंता मत कीजिए, वो घर हरा और सुंदर दिखेगा, और जब भूख लगेगी तो हम दीवार से एक पत्ता तोड़कर खा लेंगे। लेटे लेटे खाना और रहना, इसे कहते हैं दिमाग। रात के सन्नाटे में जब रानो और उसका परिवार सो रहा था, कालू और गौरी चुपके से खेत में उतरे। उन्होंने एक एक करके सारे बड़े पालक के पत्ते तोड़ लिए। जल्दी कीजिए गौरी, सुबह होने से पहले हमें ये सारे पत्ते अपनी जगह पर ले जाने हैं। रानो को पता भी नहीं चलेगा। बेचारी रानो की महीनों की मेहनत एक ही रात में चोरी हो गई। कालू ने एक झाड़ी के ऊपर उन पत्तों को गोंद और टहनियों से जोड़कर एक बहुत ही सुंदर और हरा घर बना लिया। घर देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। वाह, देखो गौरी, इसे कहते हैं पालक महल। पूरे जंगल में किसी का घर इतना सुंदर और स्वादिष्ट नहीं होगा। अब हमें खाना ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगली सुबह जब रानो अपने खेत पर पहुंची, तो वो नजारा देखकर सन्न रह गई। खेत पूरी तरह साफ हो चुका था, सिर्फ डंठल बचे थे। रानो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी सारी की सारी फसल चोरी हो गई। किसने किया ये घिनौना काम? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरी महीनों की मेहनत, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों के घर का सपना सब बर्बाद हो गया। जिसने भी ये बुरा काम किया है, भगवान उसे इस पाप की सजा जरूर देगा और उसे कभी माफ नहीं करेगा। कालू और गौरी अपने नए घर के बाहर शान से बैठे थे। जंगल के दूसरे पक्षी वहाँ से गुजर रहे थे और उस अजीब हरे घर को देख रहे थे। कालू भाई, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो सब्जी से बना है। क्या ये सुरक्षित है? बंटी, तुम जलते हो। ये इको फ्रेंडली घर है। तुम लोग मिट्टी ढोते रहो, हम तो मजे करेंगे। कालू भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन सच बताइए, अगर तेज बारिश हो गई तो क्या होगा? कहीं आपका घर पालक का सूप बनकर बह तो नहीं जाएगा? बकवास बंद करो तुम मजदूर हो, मेहनत करना जानते हो। हम स्मार्ट हैं, दिमाग लगाना जानते हैं। चलो भागो यहाँ से, हमारी सुंदरता खराब मत करो। शाम के समय पास के गांव से एक भूखी गाय जंगल की तरफ आ निकली। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। अचानक हवा में उसे ताजी पालक की खुशबू आई। कितनी भीनी भीनी खुशबू है। ऐसा लगता है पास में ये ढेर सारा ताजा पालक रखा है। आज तो मेरा पेट भर जाएगा। गाय खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। रात हो चुकी थी। कालू और गौरी अपने पालक के घर के अंदर आराम से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। कालू जी, ये घर सच में बहुत आरामदायक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग सबसे तेज है। सो जाओ, अब हमें कोई चिंता नहीं। तभी गाय कालू की झाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा कि वहाँ पालक का एक बड़ा ढेर रखा है। गाय ने अपनी लंबी जीभ निकाली और घर के एक कोने को खाना शुरू कर दिया।
अचानक कालू की आँख खुली क्योंकि उसके ऊपर की छत गायब हो गई थी और चांद दिखाई देने लगा। घर हिल रहा था। अरे ये भूकंप कैसा है और मेरी छत कहाँ गई? कालू जी, बाहर देखिए, एक बहुत बड़ा जानवर हमारा घर खा रहा है, बचाओ! गाय तेजी से उनका घर चबाती जा रही थी। कालू और गोरी को अपनी जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। कालू और गोरी एक पेड़ पर बैठकर कांपते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते गाय ने उनका पूरा सुंदर पालक महल खा लिया और डका लेकर वहाँ से चली गई। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। मेरा घर, मेरा खाना सब गाय के पेट में चला गया। हम फिर से सड़क पर आ गए। ये रानो की हाय लगी है हमें। हमने उसकी मेहनत चुराई थी, इसलिए हमारा घर किसी और का खाना बन गया। कालू और गोरी रोते हुए रानो के दरवाजे पर पहुँचे। रानो ने दरवाजा खोला। वो अपनी फसल चोरी होने से उदास थी। कालू भैया और गोरी भाभी, आप दोनों इतनी रात को यहाँ मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। किसी निर्दयी ने मेरी सारी पालक चुरा ली है, जिससे मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना था। रानो बहन, वो चोर हम ही थे। हमने घर बनाने के लिए तुम्हारी पालक चुराई, लेकिन उसे गाय खा गई। अब हम बेघर हैं, हमें बचा लो। क्या आप दोनों थे? मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप दोनों ने ऐसा काम किया। खैर, मैं आपको इस कड़ाके की ठंड में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। भले ही आपने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। अंदर आ जाइए और अपनी गलती मानिए। रानो ने उन्हें सहारा दिया और समझाया। देखो कालू और गोरी, आज जो हुआ है उसे हमेशा याद रखना। चोरी की नींव पर बना हुआ महल कभी टिकता नहीं है। वो आज नहीं तो कल टूट ही जाता है, जैसा कि तुम्हारे पालक महल के साथ हुआ। सच्चा और मजबूत घर हमेशा ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बनता है, ना कि किसी आसान शॉर्टकट या चोरी से। क्या तुम मेरी बात समझे? मैं समझ गया बहन। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से अपना घर बनाऊंगा। कालू को अपनी गलती का भारी पछतावा हुआ। उसने सीखा कि मेहनत की सूखी रोटी चोरी के पकवानों से कहीं बेहतर। सुंदरवन जंगल में बर्फीला तूफान आया हुआ था। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ठंडी हवा का शोर था। एक पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया का घोंसला हवा में जोर जोर से हिल रहा था। रानो अपने 3 अंडों को पंखों में छुपाए कांप रही थी। टुन्नू जी, हवा बहुत बहुत तेज है और ये तूफान हमारे घोंसले को हिला रहा है। मेरे पंख भी अब इस भयंकर ठंड से सुन्न पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द ही इन अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं दे पाए तो हमारे बच्चे इस दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही जम जाएंगे और मर जाएंगे। हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। मैं जानता हूँ रानो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घोंसले के सुराख बंद कर सकूं, लेकिन ये बर्फ रुक ही नहीं रही। टुन्नू घोंसले से नीचे उतरकर जमीन पर आता है। वह बर्फ को रेतकर कुछ खोजने की कोशिश करता है ताकि खाकर शरीर में गर्मी ला सके। हे भगवान, सारे दाने, सारे कीड़े बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हमारे शरीर की गर्मी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा। हताश होकर टुन्नू उड़ता हुआ पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उल्लू बाबा अपने कोटर में बैठे थे। बाबा, हमारी मदद कीजिए। रानो और अंडे ठंड से जम रहे हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। बेटा टुन्नू, इस मौसम में खाना मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चों को बचाना है तो अग्नि घास ले आओ। वह काली गुफा में मिलती है। उसे घोंसले में रखते ही गर्मी पैदा होती है। उल्लू बाबा की बात सुनकर टुन्नू तुरंत काली गुफा की ओर उड़ चला। हवा उसे पीछे धकेल रही थी। उसकी आंखों में बर्फ चुभ रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे रानो और बच्चों के लिए वह जादुई घास लानी ही होगी। टुन्नू हाफते हुए काली गुफा के बाहर पहुंचा। वहां कालू कौवा और गोरी कवि गुफा के मुहाने पर खड़े थे। उन्होंने गुफा का रास्ता रोक रखा था। कालू भाई नमस्ते, मुझे बस थोड़ी सी अग्नि घास चाहिए। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। नमस्ते टुन्नू, पर ये घास मुफ्त नहीं है। हमने मेहनत से जमा की है। अगर चाहिए
तो बदले में 10 ताजे कीड़े लेकर आओ। हाँ, और अगर कीड़े नहीं ला सकते तो यहाँ से चलते बनो। ये कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन गोरी भाभी, बस अब और एक शब्द नहीं, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर इस बर्फीली खाई में गिरा दूंगा। निकलो यहाँ से। टुन्नू खाली हाथ रोता हुआ वापस घोंसले में आया। रानो की हालत अब और खराब हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो रानो, कालू ने सारी घास पर कब्जा कर लिया है। वो बिना खाने के घास नहीं देगा और जंगल में खाना है नहीं। आप रोइए मत टुन्नू जी, हमें इस समय टूटना नहीं है। आप तुरंत अंडों पर बैठिए और उन्हें अपने शरीर की बची हुई गर्मी दीजिए। मैं ये खतरनाक काम खुद करने जाती हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए खाली हाथ वापस नहीं आएगी। मैं किसी भी कीमत पर वह अग्नि घास ढूंढ कर लाऊंगी। रानो उड़कर गुफा के अंदर आ तो गई, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। कालू ने सामने की सारी घास निकाल ली थी। रानो ने हिम्मत नहीं हारी और गुफा में और अंदर तक ढूंढने लगी। अरे देखिए टुन्नू जी, उस काले गहरे कोने में पत्थरों के बीच दबी हुई एक बहुत छोटी सी जड़ अभी भी बची हुई है। ये शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें इसे किसी भी तरह निकालना होगा। रानो ने बिना समय गवाए उस जड़ को अपनी चोंच से पकड़ा। जड़ पत्थरों में फंसी थी, लेकिन रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़ लिया। जैसे ही रानो वो जड़ लेकर बाहर निकली, कालू कौवे ने उसे देख लिया। अरे रुक, ये मेरी गुफा की घास है, इसे तू नहीं ले जा सकती। कालू भैया, आप क्यों इतनी क्रूरता दिखा रहे हैं? ये तो सिर्फ एक छोटी सूखी जड़ है। आपके पास तो घास का पूरा ढेर लगा हुआ है। कृपया हमें ये थोड़ी सी जड़ ले जाने दीजिए। अगर आप हमें रोकेंगे तो मेरे मासूम बच्चे इस ठंड से निश्चित रूप से मर जाएंगे। मुझे परवाह नहीं, ला ये मुझे दे। कालू झपट्टा मारता है। तभी पास के पेड़ से मोर ने छलांग लगाई और कालू के सामने आ गया। पीछे हटो कालू, शर्म नहीं आती एक लाचार माँ से उसका हक छीनते हुए? कुदरत की चीजों पर सबका हक है। मोर को देखकर कालू डर गया और पीछे हट गया। रानो ने मोर को धन्यवाद दिया और उड़ चली। रानो घोंसले में लौटी। वह जड़ सूखी और ठंडी थी। टुन्नू निराश हो गया। रानो, ये तो बुझी हुई है, ये काम नहीं करेगी। ये काम करेगी टुन्नू जी, आप निराश मत होइए। शायद ये जड़ ठंडी और बुझी हुई है, लेकिन एक माँ की ममता और उसका संकल्प इसे जरूर जलाएगा। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इसे फूकूंगी और इसे गर्म करके अपने बच्चों को बचाऊंगी। रानो ने उस जड़ को अंडों के बीच रखा और अपनी गर्म सांसें उस पर फूकने लगी। पूरी रात भूखी प्यासी रानो सिर्फ उस घास को फूक मारती रही। धीरे धीरे रानो की मेहनत से वो जड़ हरे रंग में चमकने लगी और घोंसला गर्म हो गया। अगली सुबह जंगल में शोर मच गया। कालू कौवे के घोंसले से काला धुआं निकल रहा था। बचाओ बचाओ, हमारा घर जल रहा है। लालच का यही अंजाम होता है। तुमने इतनी ज्यादा अग्नि घास जमा कर ली कि उसकी गर्मी से तुम्हारा ही घर जल गया। इधर रानो के घोंसले में एक मीठी आवाज गूंजी, ची ची। अंडे टूट चुके थे और 3 प्यारे बच्चे रानो की गोद में थे। कालू और गोरी, जिनका घर जल चुका था, सर झुकाए रानो के पास आए। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमारे पास अब रहने को जगह नहीं है। आ जाइए कालू और गोरी बहन, मुझे पता है कि आप दोनों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन इस भयानक तूफान में मैं आपको बेघर दर नहीं छोड़ सकती। जब तक ये बर्फीला तूफान है, आप हमारे पेड़ की निचली डाल पर शांति से रह सकते हैं। मुसीबत में किसी का साथ देना और माफ कर देना ही हमारा असली धर्म है। रानो की छोटी सी सुलगती घास ने न सिर्फ उसके बच्चों को बल्कि उसके दुश्मनों को भी नई राह दिखाई। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानो चिड़िया और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज था। रानो का पति टुन्नू चिड़ा पिछले हफ्ते पंख टूटने के कारण उड़ने में असमर्थ था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ, क्या पिताजी अब कभी हमारे साथ आसमान में नहीं उड़ेंगे? कालू काका कह रहे थे कि पिताजी अब हमेशा घोंसले में ही पड़े रहेंगे। माँ, कुछ भी करके पिताजी का पंख ठीक करवा दीजिए ना। मुझे पिताजी को दर्द में देखकर बहुत रोना आता है। बच्चों, तुम लोग जिद मत करो। रानो, वैद्य जी ने जितना अनाज मांगा है उतना जमा करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं अब अपनी किस्मत मान चुका हूँ।
मैं अब तुम लोगों पर बोझ बनकर ही रहूंगा। आप ऐसा मत कहिए, मेरी हिम्मत आप ही है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको अपाहिज नहीं होने दूंगी। वैद्य जी की फीस का इंतजाम मैं करूंगी। लेकिन रानो, इतनी जल्दी इतना सारा अनाज कहाँ से आएगा? बाहर बहुत ठंड है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अभी बाहर जा रही हूँ। मैं अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करूँगी कि शाम तक आपके इलाज का पूरा इंतजाम हो जाए। आप बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। रानो उड़ते उड़ते जंगल के किनारे इंसानों के खेत में पहुँचती है। उसका दिमाग बस इसी उलझन में था कि इतना सारा अनाज कैसे जमा होगा। तभी उसकी नजर सूखे मटर पर पड़ती है। ये सूखे मटर, अगर मैं इनकी गर्मा गर्म कचौड़ी बनाकर जंगल में बेचूं, तो शायद वैद्य जी की फीस जमा हो जाए। मुझे ये कोशिश करनी होगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रानो ने नदी किनारे एक साफ सुथरी जगह चुनी और वहाँ लकड़ी और पत्तों से अपना मटर कचौड़ी का ठेला लगा लिया। हे ईश्वर, मेरी लाज रखना। आज मेरा ये छोटा सा ठेला ही मेरे पति की जिंदगी बचा सकता है। उम्मीद है जंगल के पक्षी मेरी मदद करेंगे। रानो कचौड़ी ठेला लेकर हरिया तोता के पास गई। कचौड़ी की खुशबू से हरिया और हरियाली बाहर आ गए। हरिया भैया, हरियाली भाभी, आप ये मटर की कचौड़ी खरीद लीजिए। टुन्नू जी के पंख का ऑपरेशन होना है, मुझे अनाज की सख्त जरूरत है। अरे रानो, हमें पता नहीं था कि टुन्नू भाई की हालत इतनी खराब है। ये कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम ये कचौड़ी रहने दो और ये पोटली भर अनाज ले जाओ। हमारी तरफ से मदद समझो। नहीं भाभी, मैं मेहनत की कमाई से ही इलाज कराऊंगी। आप कचौड़ी रख लीजिए। कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। उन्हें रानो की कमाई देखकर जलन हो रही थी। देखो जी, रानो तो बहुत सारा अनाज जमा कर रही है। अगर उसने टुन्नू का इलाज करवा दिया तो वो फिर से उड़ने लगेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे रानो का ये धंधा बंद कराना होगा ताकि वो इलाज ना करवा सके। रानो बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास पहुंचती है। वहाँ गिल्लू गिलहरी भी आ जाती है। रानो की कहानी सुनकर सब भावुक हो जाती हैं। रानो बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाओ, मुझे 4 कचौरियाँ दे दो। रानो दीदी, मेरे पास अनाज तो नहीं है, लेकिन वैद्य जी को देने के लिए कुछ कीमती अखरोट है। आप ये ले जाइए। टुन्नू भैया जल्दी ठीक होने चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब बस थोड़ा सा अनाज और चाहिए। कालू कौवा उड़कर एक पुराने खौफनाक पेड़ पर बैठा, जहाँ शिकारी चील बैठी थी। चील महाराज, आपको बैठे बैठे दावत चाहिए। कल सुबह नदी किनारे रानो अपनी दुकान लगाएगी। वहाँ बहुत भीड़ होगी, आप वहाँ हमला कर देना। रानो का सारा अनाज बिखर जाएगा और टुन्नू का इलाज भी नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया कालू, कल रानो की कमाई और रानो के बच्चे दोनों मेरे होंगे। रात को रानो ने जमा किया हुआ अनाज गिना। बिंदिया चिड़िया वहाँ घबराई हुई आई। देखो टुन्नू जी, कल सुबह बस एक बार और कचौड़ी बेचने जाऊंगी, फिर हमारे पास वैद्य जी की पूरी फीस हो जाएगी। रानो, कल मत जाना। मैंने कालू को चील से बात करते सुना है। वो कल तुम पर हमला करेंगे। जान है तो जहान है। रानो, बिंदिया ठीक कह रही है। मेरे पंख के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। रहने दो इलाज। नहीं, मैं कल जाऊंगी। मैं डर कर आपको अपाहिज नहीं रहने दे सकती। मैं पूरी तैयारी से जाऊंगी। अगली सुबह रानो ने फिर दुकान लगाई। उसका ध्यान कचौड़ी बेचने से ज्यादा आसमान पर था। उसने कुकू और गुड़िया को एक सुरक्षित गुफा में छिपा दिया था। रानो, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। बबली, आप लोग तैयार रहना, आज कोई बिन बुलाया मेहमान आने वाला है। तभी जोरदार हवा चली और चील ने आसमान से सीधा रानो की दुकान पर हमला कर दिया। चील को देखते ही भगदड़ मच गई। चील ने रानो की अनाज की पोटली पर झपट्टा मारा। ये सारा अनाज मेरा है। अब तेरा पति कभी ठीक नहीं होगा। खबरदार जो मेरी मेहनत की कमाई को हाथ लगाया। ये मेरे पति की जिंदगी है। रानो ने जलती हुई लकड़ी अपनी चोंच में उठाई और चील के चेहरे पर दे मारा। चील दर्द से चीख पड़ा। चील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
मौके का फायदा उठाकर हरिया, बंटी और गिल्लू ने उस पर पत्थरों की बारिश कर दी। चील जान बचाकर भागा। रानू ने अपना अनाज समेटा। अरे बाप रे, ये रानू तो बहुत खतरनाक है। रानो बेटी, मैंने सब देखा। तुम्हारी हिम्मत और पति के लिए इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैद्य जी, ये रही आपकी फीस। बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। मुझे फीस नहीं चाहिए बेटी। ये अनाज अपने बच्चों को खिलाओ। मैं टुन्नू का इलाज मुफ्त में करूँगा। रानू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों में टुन्नू ठीक हो गया और पूरा परिवार फिर से आसमान में साथ उड़ने लगा। जंगल में रानू की मटर कचौड़ी और उसके त्याग की कहानी अमर